हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीआईपी एजुटेक में। आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर का एक सब्जेक्ट जो है क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, खरीफ क्रॉप। तो उसमें से फॉरेज क्रॉप जो है, मतलब कि चारा वाली जो फसल है, उसमें से sorghum के बारे में। क्या? sorghum, बाजरा, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि मतलब चारे के लिए इम्पोर्टेंट है। वैसे हमें sorghum के बारे में जो बीज के लिए है वो भी पढ़ना है, लेकिन उसके बारे में हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। लेकिन अभी पढ़ते हैं सिर्फ चारे के लिए, मतलब इसकी अ, कैसे प्रोडक्शन किया जाता है, इसका वेराइटीज क्या है, इसके प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी क्या है, ये सब। तो चलिए, जैसा कि हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग इसके बोटेनिकल नेम के बारे में देखें। तो इसका बोटेनिकल नेम होता है सोरगम बाइकलर। सोरगम का बोटेनिकल नेम सोरगम बाइकलर। उसके बाद और देखा जाए तो यह मुख्य, बहुत ही मुख्य और फसल है किस मामले में? लाइव स्टॉक के लिए, चारे के लिए। क्यों? बहुत जल्दी उगता है। इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं, जैसा कि हम लोग इसके महत्व की बात कर रहे हैं। बहुत जल्दी उगता है, ज्यादातर उसमें हरा हरित पाया जाता है, मतलब बहुत ज्यादा ग्रीन होता है। इसमें सूखा चारा भी अच्छा पाया जाता है। और उसके बाद बात करें तो रटिन एबिलिटी, मतलब एक बार काट लिया जाए दोबारा उगने की क्षमता भी इसमें अच्छी पाई जाती है। और ड्रॉट टॉलरेंस, मतलब सूखे के प्रति सक्षम है। मतलब क्या? जैसा सूखा है, ड्रॉट है, सूखे में भी इसे आराम से उगाया जा सकता है। और उसके बाद कुछ बात करें, जैसा कि चारा है ही, लेकिन यह फूड क्रॉप भी मेनली है। मतलब क्या? फूड क्रॉप के लिए भी पूरे विश्व में इसे बहुत ही ज्यादा वैल्यू दिया जाता है, उसके साथ साथ चारा और स्टोर के रूप में भी। और आगे बात करें तो यह साइलेज, मतलब पशुओं का अचार जिसे कहता है, मतलब कि हरा चारा को ही हम लोग स्टोर करके रखते हैं, उसमें कुछ मतलब कि नमक वमक रख के, जिससे कि वो हमेशा हरा के हरा ही बना रहे। और बाद में जैसे जब मौसम ना रहे, दूसरा मौसम होता है, गर्मी का मौसम या फिर कोई और मौसम जिसमें यह उपलब्ध नहीं होता है, तो उसमें वो साइलेज, तो उस साइलेज को बनाने के लिए भी यह बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद बात करें तो यह सूखे एरिया में जानवरों को भी खिलाने के काम में दिया जाता है। और आगे बात करें तो यह जहां पर मक्का भी नहीं उग सकता, मतलब उतना सूखा, वहां पर भी sorghum को आराम से उगाया जाता है। और इसमें सुक्रोज की मात्रा अच्छी पाई जाती है। और बात करें तो क्रूड प्रोटीन, मतलब प्रोटीन की मात्रा 7 से 10% और फाइबर की मात्रा 25 से 35% इसमें पाई जाती है। आगे हम लोग बात करें तो यह फॉडर के पर्पज से हमारे देश में, मतलब कि चारे के लिए हमारे देश में 2.6 मिलियन हेक्टेयर जमीन पर बुआई बोई जाती है। कहाँ कहाँ पर? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, पंजाब, गुजरात, राजस्थान और बिहार में। आगे देखें हम लोग तो यह हमारे देश के, मतलब कि 2 से 3 अ, भाग जो है हमारे देश का, जो चारा का डिमांड है, चारे की जो मांग है खरीफ सीजन में, सिर्फ यही sorghum पूरा करता है। उसके बाद आगे देखें हम लोग तो इसके ओरिजिन या फिर हिस्ट्री के बारे में। तो इसका ओरिजिन जो है वह क्या है? वह ईस्ट सेंट्रल अफ्रीका, कहाँ पर? अफ्रीका के, अफ्रीका के पूर्वी सेंट्रल हिस्सा में इसका जो है ओरिजिनेट माना जाता है। या फिर तो कुछ कहते हैं यूथोपिया या सूडान के रीजन्स में भी। आगे हम लोग देखें तो इसकी जो फैमिली है वो पोएसी है। क्या? यह पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है, फैमिली इसकी पोएसी। और इसके बाद देखें तो यह फिफ्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल फॉडर क्रॉप है। यह ऐसा, मतलब कि पांचवा, विश्व का पांचवा ऐसा क्रॉप है जो कि महत्व है। किस लिए? सीरियल के लिए भी, मतलब बीज के लिए भी, और इसके फॉडर के लिए भी, चारे के लिए भी। आगे देखा जाए तो ये एरिड और सेमी एरिड ट्रॉपिक्स रीजन में भी आराम से इसे उगाया जा सकता है। और इसका कुछ नाम यदि हम लोग देखें तो इसे कुछ अनेक नामों से कहते हैं, जैसे गुआना वेस्ट अफ्रीका में, काफिर साउथ अफ्रीका में, दुर्रा सूडान में, और मटामा ईस्टर्न अफ्रीका में। उसके बाद आगे बात करें तो हमारे देश में ज्वार के नाम से इसे उगाया जाता है। किस नाम से? ज्वार के नाम से। वैसे सॉरी, हमने पीछे टॉपिक में थोड़ा सा बाजरा बोल दिया था, कंफ्यूजन हो गया था मुझे थोड़ा सा ज्वार और बाजरा में, जिसे भारत में ज्वार के नाम से उगाया जाता है।
आगे देखें तो इसके सॉइल प्रिपरेशन की बात, तो यह सॉइल वेल ड्रेन्ड सैंडी लोम, मतलब कि बलुई मृदा या फिर बलुई दोमट मृदा, जहां पर पानी की निकास की मात्रा अच्छी हो, वहां पर उगाया जा सकता है, या फिर तो लोम दोमट मृदा में भी उगाई जा सकती है। पीएच रेंज, मतलब कि पीएच की मात्रा इसकी 6.5 से 7.5 के बीच में हो तो आराम से इसे उगाया जा सकता है। उसके बाद बात करें इसके जुताई का, तो एक प्लाऊ मिट्टी पलट हल से, उसके बाद 2 हैरोइंग क्रॉस वाइज, मतलब एक ऐसे आमने सामने से, तो एक अगल बगल से क्रॉस वाइज 2 प्लाविंग देना चाहिए। और उसके बाद एक प्लैंकिंग, मतलब कि एक बार पाटा मार देना चाहिए, जिससे कि सीड बेड, उसका जो बीज बुआई का सीड बेड तैयार हो जाए अच्छे से। उसके बाद इसमें पानी का थोड़ा सा टॉलरेंट होता है, तो इसलिए इसे गुड ड्रेनेज, मतलब कि पानी निकास की मात्रा अच्छी होनी चाहिए इसमें। अब इसके सोविंग की बात करें हम लोग, सोविंग टाइम मतलब बुआई का समय, तो यह सिंगल या 2 कट वेराइटीज में बुआई होता है, मतलब कि एक सिंगल वेराइटीज होती है, मतलब एक बार कट, एक ही बार हम उसे बो के काट सकते हैं, और दूसरा होता है डबल कट, मतलब 2 बार भी हम लोग इसे काट सकते हैं। तो मानसून जैसे ही आता है खरीफ का, वैसे खरीफ क्रॉप की हम लोग पढ़े, जैसे ही खरीफ क्रॉप का मानसून आता है तो जून जुलाई के मौसम में इसे बोया जाता है, मानसून जैसे ही आ गया। उसके बाद अगर मल्टी कट बोना है, मतलब कई बार ये बुआई कर, मतलब एक बार लगा दिए तो कई बार हम लोग काट के उससे चारे के रूप में यूज कर रहे हैं, यदि वैसी वेराइटी बोना है तो उसे हम लोग मार्च या अप्रैल के महीने में बोते हैं। मार्च या अप्रैल के महीने में बोते हैं, जहां पर इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल हो, मतलब कि सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो, वहां पर मल्टी कट यूज किया जाता है, जो कि 4 से 5 कट्स, मतलब 4 से 5 बार सितंबर अक्टूबर तक हम लोग उसमें से भारत, मतलब उत्तरी भारत में इसका यूज कर सकते हैं चारे के रूप में। साउथर्न इंडिया में अगर टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं गिरता तो आराम से बोया जा सकता है। यह रबी सीजन में भी साउदर्न इंडिया में बोया जाता है, मतलब दक्षिणी भारत में अक्टूबर या नवंबर के महीने में। और गर्मी वाली फसल के लिए बात करें तो इसमें मल्टी कट टाइप में बोया जाता है, जो कि मिड मार्च या मिड अप्रैल में, मतलब कि आधे मार्च से आधे अप्रैल के बीच में बोया जाता है। और अगर मानसून की बात करें, मानसून जब हमारे देश में आता है तो करीबन 25 जून से 10 जुलाई के बीच में यह बोया जाना चाहिए उत्तरी भारत में। आगे हम लोग इसके सीड रेट की बात करें तो इसके बी जो है और दूरी, तो रो के बीच में, मतलब पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और 30 सेंटीमीटर सिंगल कट और 45 सेंटीमीटर मल्टी कट, और पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बुआई की गहराई जो होनी चाहिए वो 2 से 5 सेंटीमीटर, और बीज की दर जो है वह 50 से 60 केजी प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। और स्वीट सूडान ग्रास, एक जो ग्रास होती है, उसके लिए 30 से 35 केजी प्रति हेक्टेयर बीज जो है वह बहुत ही उपलब्ध है। अब उसके आगे देखें तो यह जो क्रॉप है या 25 से 30 सेंटीमीटर के दूरी पर बोया जाना चाहिए। ये जो क्या कहते हैं सूडान ग्रास है। आगे हम लोग इसके क्रॉपिंग सिस्टम के बारे में बात करें, मतलब कैसे बुआई करना है, कैसे क्या बुआई होता है इसके बारे में, तो यह रोटेट किया जा सकता है, मतलब अदल बदल कर बोया जा सकता है, किसके साथ, किसी लेग्यूम क्रॉप के साथ, मतलब दलहनी फसल के साथ, जैसे कि चिकपी है, कौन सा, मतलब कि क्या कहते हैं अरहर के साथ बुआई, अदल बदल के बोया जाता है, या फिर तो इसे इंटर क्रॉपिंग भी किया जा सकता है, एक लाइनिंग के बाद sorghum या फिर तो लेग्यूम्स के साथ। आगे हम लोग बात करें तो यह नॉर्मल रेनफॉल एरिया में भी बोया जा सकता है, या फिर थोड़ा सा एक गुआर होता है वहां पर भी, जहां पर इंटरक्रॉप करना है हमें, तो गुआर के साथ जहां पर कम पानी है उसके साथ हम लोग इसका 2:1 में बुआई कर सकते हैं इंटरक्रॉपिंग में। और उसके आगे हम लोग देखें इसके वेराइटीज के बारे में, तो इसके वेराइटीज में कुछ जो सिंगल कट हैं वो हैं PC6, PC9, PC23, HC136, HC171, HC260। ये अगेती या फिर तो मध्यम वाली फसल है, यह पूरे देश में बोई जाती है। और इसका जो ग्रीन फॉडर है यह 35 से 50 टन प्रति हेक्टेयर इसकी उपज होती है ग्रीन फॉडर के रूप में। और कुछ बात करें सिंगल कट में हमारे मध्य भारत के लिए, तो यूपी चरी 1, यूपी चरी 2, पूसा चरी 1, मध्य प्रदेश चरी 3।
यह उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बोई जाती है, जिसकी उपज 35 से 40 टन प्रति हेक्टेयर होती है। और कुछ HC 136, राजचरी, राजचरी 2 लॉन्ग ड्यूरेशन वाली फसलें हैं। इसे पूरे देश में 37 से 50 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसकी उपज होती है। आगे हम लोग डबल कट की बात करें या मल्टी कट की बात करें तो यह CO27 और AS16, यह 45 से 65 टन और 40 से 60 टन प्रति हेक्टेयर उपज होती है। उसके बाद आप लोग जैसा कि देख सकते हैं, राजचरी 1, राजचरी 2। राजचरी 1 के बारे में कुछ जो है, यह स्टेम बोरर के प्रति और नॉन लोजिंग, मतलब कि लोड नहीं होता, गिरता नहीं है, उसके प्रति यह रेसिस्टेंट है और 45 टन प्रति हेक्टेयर तक इसकी उपज होती है। उसके बाद यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, इनके बारे में कुछ है। आगे देखा जाए हम लोग, अनेक प्रकार की वेराइटीज हैं। वेराइटीज हमने ऊपर देख ही लिया। अब हम लोग इसके फर्टिलाइजर की बात करें तो फर्टिलाइजर जब खेत का प्रिपरेशन हो रहा है, तैयारी हो रही है, तो उस समय 10 टन फार्म यार्ड मैन्योर खाद हमें खेत में मिलाना चाहिए और NPK 60-30-30 के रेशियो में देना चाहिए। मतलब कि नाइट्रोजन 60 किलो, फास्फोरस 30 किलो, पोटास 30 किलो देना चाहिए। और उसके बाद देखा जाए हम लोग इसके सिंचाई के बारे में, तो सिंचाई जैसा कि हम जानते हैं, sorghum एक रेन फेड खरीफ क्रॉप है। मतलब कि इसे इरिगेशन की जरूरत नहीं होती। बारिश का मौसम है, खरीफ क्रॉप है, तो इरिगेशन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर नहीं एकदम है तो कभी कभी दे सकते हैं। और अगर गर्मी का मौसम है तो 5 से 6 इरिगेशन 10 से 15 दिन के इंटरवल पर इसे देना चाहिए, 10 से 15 दिन के अंतराल पर। आगे हम लोग बात करें वीड मैनेजमेंट की, मतलब घास रोकने के लिए। तो घास रोकने के लिए इसलिए क्योंकि अगर स्टार्टिंग में हम लोग घास नहीं रोकेंगे तो यह क्रॉप के साथ क्या करेगा, कंपीट करेगा और जितना भी न्यूट्रिएंट है या फिर तो पानी है, उसे यह एब्जॉर्ब करेगा। तो उसे उसके लिए हम लोग को इसमें वीडिंग करना चाहिए 25 से 20 दिन पर बुआई के बाद, जरूरी है। और अगर हम लोग किसी घास मतलब किसी केमिकल का यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए एट्राजिन 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर 7 से 10 दिन बुआई के समय ही डाल देना चाहिए, 625 लीटर पानी में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। आगे हम लोग कुछ डिजीज और इंसेक्ट की बात करें तो sorghum वैसे कुछ डिजीज या फिर पैथोजन इंसेक्ट से प्रभावित होता है। डिजीज में जैसे एंथ्रासाइनोज या फिर सूटी स्ट्रिप या फिर तो जोनेट लीफ स्पॉट, ये 3 डिजीज हैं। और कुछ इंसेक्ट कीट मकोड़े जो हैं वो सूट फ्लाई, मतलब कि जो उड़ती हैं मक्खियां वो, या फिर तो स्टेम बोरर तना छेदक, या फिर तो sorghum मीज, ये 3 इंसेक्ट हैं, इससे यह प्रभावित होता है। अगर कीटों को रोकने की बात करें तो इसके लिए सबसे अच्छा है केमिकल से कंट्रोल करना। केमिकल से कंट्रोल करने के लिए हम लोग थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसे हमें चारे के रूप में देना है, तो हम लोग केमिकल से कंट्रोल करेंगे तो वो केमिकल जाएगा। तो उससे अच्छा है कि हम लोग सीड को 3 kg थायराम से क्या करते हैं, पहले ही ट्रीट कर दे, तो यह कोई भी डिजीज नहीं लगेगा। उसके आगे हम लोग बात करें तो कार्बोफ्यूरान से जो 3 ग्राम 3 से 4 kg सीड पर अप्लाई कर दिया जाए बुआई के समय, तो कीट भी खेत में नहीं लगेंगे। आगे बात किया जाए तो हार्वेस्टिंग, इसकी मतलब क्या कहते हैं, हार्वेस्ट कैसे होते हैं, मतलब कि हार्वेस्टिंग समय इसका उपज क्या है। तो जब 50 से 100% फ्लावरिंग स्टेज कंप्लीट हो जाए, मतलब कि फूल आ जाए, 50% 100% लगभग उसमें लग जाए, तब उसे हम लोग को काट लेना चाहिए। काट के चारा के रूप में यूज करना चाहिए। और अगर मल्टी कट वेराइटीज है, जो कि मल्टी कट वेराइटीज है, उसमें 55 दिन पर पहली बार काटना चाहिए। उसके बाद हर 40 दिन के इंटरवल पर एक बार उसे काटना चाहिए। आगे बात करें तो यह पहला कट 10 सेंटीमीटर 8 से 10 सेंटीमीटर जब ग्राउंड लेवल से ऊंचाई पर हो जाए और जब टिलरिंग होने लगे, तो मतलब हर बार जो कटाई हो, मतलब कटाई 8 से 10 सेंटीमीटर जमीन पर छोड़ के वहां उसके ऊपर से ही करना चाहिए। अगर हम नीचे से काट देंगे तो उसमें टिलरिंग नहीं होगी, मतलब कि उसकी जड़ से अनेक नहीं निकलेंगे, जिससे क्या होगा, वो फिर से फैलेगा नहीं और अच्छे से उगेगा नहीं। आगे एक इसमें मुख्य बात होती है, वो क्या होती है, हाइड्रोसाइनिन HCN या धुरीन। यह एक प्रकार का केमिकल है जो कि जहरीला होता है। और क्या, जब तक क्या कहते हैं,
45 दिन के पहले, मतलब बुआई के 45 दिन तक ये केमिकल उस पौधे में, sorghum के पौधे में, ज्वार के पौधे में घूमता रहा, मतलब कि मिला रहता है। अगर उसी समय हम स्टार्टिंग एज में 45 दिन से पहले ही काट के हम जानवर को खिलाते हैं तो जानवर को यह हानि पहुंचाता है और ये जानवर डेड करने के भी चांस में आ जाते हैं। तो इस केमिकल को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम लोग कम से कम 45 दिन के बाद ही इसे काट कर जानवरों को खिलाएं, या फिर तो कुछ एक आध दो वेराइटीज हैं जो कि इसके प्रति टॉलरेंट है, मतलब कि उसमें HCl नहीं बनता, तो या उस वेराइटी को लगाएं। और सबसे अच्छा है कि हम 45 से दिन के बाद ही इसे काट कर खाएं। तो जैसा कि हमने इसके बारे में पढ़ लिया, इसके ईल्ड की बात करें तो ईल्ड हमने यहीं पर कल्टीवे जब हम वेराइटीज पढ़ रहे तभी हमने देखा था कि ये करीबन 35 से 50 टन प्रति हेक्टेयर इसका यील्ड होता है। तो जैसा कि स्टूडेंट हमने आज पढ़ लिया sorghum के बारे में। वैसे आप सरगम ज्वार ज्वार का पौधा यहाँ देख सकते हैं फिगर में। नॉर्मली आप सभी ने ज्वार का पौधा देखा होगा। तो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में ये जो sorghum है इसके लिए इतना ही। आपसे अगर कोई आपको इसमें कंफ्यूजन हो या फिर डाउट हो या फिर आपके पास कोई सजेशन हो तो मुझे अवश्य दें, कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, जिससे कि हम आपके साथ और जुड़ सके। धन्यवाद।